बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही थी जिसमें मैंने क्या बोला कि मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेल है, ठीक है। ये जो मेरे पास सेल है वो कौन सी है, ये मेरे पास किडनी की सेल है। ठीक है, किडनी की एपिथेलियल सेल है। किडनी हमारे पास, किडनी में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं कौन सी होती हैं, कुबॉइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये मेरी किडनी की सेल है। अब ये जो मेरी किडनी की सेल है उसमें अगर सिग्नलिंग होगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा। अब मेरे पास जब हम क्या करते हैं, जब हम पानी कम पीते हैं, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे। कंडीशन क्या है कि बॉडी में क्या हो गया, लो बॉडी फ्लूइड, कि जो बॉडी का फ्लूइड है वो कम हो गया, ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, मेरी बॉडी में बॉडी फ्लूइड कम हुआ तो उसके रिजल्टेंट में मेरा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसने किसकी प्रोडक्शन शुरू करना कर दी, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करना लग गया, ठीक है। अब ये हार्मोन मेरे पास कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है पिट्यूटरी पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मेरे पास हार्मोन रिलीज हो गया। अब ये हार्मोन आके कहाँ पे काम करेगा, ये हार्मोन आगे काम करेगा मेरे पास जो मेरी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन में भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं आपके पास, बुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप एंड डीसीटी, ठीक है। तो ये किस पे एक्ट करेगा, डीसीटी पे करेगा, प्लस ये किस पे एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरे पास जो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी की सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेंगी। समझ रही बात है, ठीक है। जब मेरी बॉडी में क्या है, पानी कम है, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में मेरी जो सेल्स हैं, ठीक है, नेफ्रॉन में जो सेल्स प्रेजेंट है वो वाटर वेस्ट नहीं होने दे रही हैं, वाटर को यूरिन नहीं बनने दे रही हैं। जो वाटर यूरिन बनना था उसको फिर से क्या कर ले रही हैं, वो रीअब्सॉर्ब कर रही हैं, क्योंकि बॉडी में क्या है, पानी की कमी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या कर रही हैं, यूरिन फॉर्मेशन को कम कर रही हैं। एज अ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास यूरिन की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और मेरे पास वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे काम करेंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो एडीएच हार्मोन है, ठीक है, ये मेरे पास है एडीएच, ठीक है। अब ये जो एडीएच है वो क्या करेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह या लिगेंड की तरह, ठीक है, लाइगेंड की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो मेरी एपिथेलियल सेल्स होंगी किडनी की, उस पे क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। तो आपके पास जो एडीएच है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, मेरे सेल के अंदर आर फॉर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके रिजल्टेंट में क्या होगा, मेरी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं किडनी की, उनके पास होती हैं एक्वापोरिन्स, ठीक है। एक्वापोरिन्स के आपके पास प्रोटीन्स हैं, तो इनके पास होती हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, AQP एक्वापोरिन्स 2, ठीक है। अब ये जो एक्वापोरिन्स होंगी वो क्या करेंगी, वो जाके, ये बना दी मैंने पिंक कलर में, ये मान लो मेरे पास एक्वापोरिन है, ठीक है। तो ये जो एक्वापोरिन होगी वो कहाँ पे, ये मेरे पास जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन के साथ ऐसे फ्यूज कर जाएगी, ठीक है। अब ये जो एक्वापोरिन्स है वो किसके लिए दरवाजा है, पानी के लिए दरवाजा है, ठीक है। और क्या करवा देंगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देंगी, ठीक है। तो फिल्ट्रेट से वाटर को क्या करवा देंगी, वो रीअब्सॉर्ब करवा देंगी सेल के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास फिल्ट्रेट है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गई डीसीटी, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास डीसीटी की सेल्स है। रुको 1 मिनट में आपको बताती हूँ,
यहाँ पे बना रही हूँ मैं नेफ्रॉन। ये मेरे पास हो गया ब्लूमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये मेरे पास हो गया पीसीटी, ये हो गया मेरे पास हेनलेज लूप, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास डीसीटी, ठीक है। और ये होगी मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया डीसीटी, नीचे को लिख देती हूँ मैं डीसीटी। ये मेरे पास क्या हो गया पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये मेरे पास हो गया वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो डीसीटी की सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ठीक है। ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एक तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये जो लाइनिंग बनी है वो किससे बनी होगी, सेल से बनी होगी। और मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट की जो सेल्स हैं उनमें ये सारी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, इनके साथ जो एक्वापोरिन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक्वापोरिन्स क्या कर गए, फ्यूज कर गए, तो अभी ये क्या करवाएंगे, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाएंगे। अब जो वाटर क्या कर रहा था, यूरिन बनने को जा रहा था, ठीक है। जो वाटर क्या बनना था, यहाँ पे यूरिन बनना था इस वाटर ने, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर लिया, फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया। इसको हमने यूरिन नहीं बनने दिया और फिर से इसको सेल ने क्या किया, अपने अंदर रीअब्सॉर्ब कर लिया। क्लियर है, ठीक है। एक्वापोरिन्स कैसे काम करेंगी? यस मैम, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब देखो मेरे पास ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ट्यूब में मेरे पास वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और सेल के अंदर, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, तो सेल के अंदर क्या हो गया, सेल के अंदर पानी की क्या हो गई है, कमी हो गई है। सेल के अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। डाउन हिल मूवमेंट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक्वापोरिन्स क्या करेंगी, एक्ट करेंगी, ठीक है। और बेसिकली ये करवा देंगे, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें एक्वापोरिन्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई आपके पास यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो करवा रहे हैं, पर ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो किसका है, वाटर का है। और वाटर आपके पास क्या है, पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पार्शियल चार्ज है। इसलिए हम क्या करवाएंगे, इसका होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हम किसकी जरूरत लेंगे, जिसमें हम जो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेगा वो करेगा कैरियर प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन में जो काम कर रही है वो है एक्वापोरिन्स। क्लियर है? यस मैम, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम एक दो चीजें आपने और याद रखनी है कि अगर हमने किसकी स्टडी करनी हो, स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन चैनल, ठीक है। अगर हमने किसकी स्टडी करनी हो, आयन चैनल्स की, ठीक है। स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन चैनल, ठीक है। अगर हमने आयन चैनल की प्रॉपर्टी की स्टडी करनी हो तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैच क्लैम्प टेक्निक, ठीक है। हमने टेक्निक नहीं पढ़नी है, हमें जस्ट नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पैच क्लैम्प टेक्निक, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि मुझे किसकी, अगर मुझे चैनल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना हो, ठीक है, जो चैनल आपके पास आयन चैनल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करना हो तो मैं पैच क्लैम्पर टेक्निक का यूज करूंगी। और दूसरा आपने एक चीज और याद रखनी है कि अगर मैंने किसको डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, ठीक है, कि मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोटीन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, अगर मैंने इसको स्टडी करना हो तो वहां पे मैं किस टेक्निक का यूज करूंगी, वहां पे मैं यूज करूंगी फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का, इंडक्शन में भी चलेगा, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक,
ठीक है। तो बस हमें थोड़ा सा बेसिक सा पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। अगर मैंने प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना हो कि कहाँ पे कौन सी प्रोटीन है, ज्यादा है, कम है, ठीक है, तो मैं फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का यूज करती हूँ। पर अगर मुझे क्या पढ़ना है, आयन चैनल्स के बारे में स्टडी करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं पैच क्लैम्प टेक्निक का। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्मोसिस। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है आपके पास, जिसमें हम किसका ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है। तो सिंपली क्या है मेरे पास, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। किसकी मूवमेंट हो रही है अब, वाटर की। ठीक है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे ये भी पता लग रहा है कि मेरे पास जो ऑस्मोसिस है, ठीक है, वो कैसी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे किसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। थर्ड मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। तो मतलब क्या है मेरे पास, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन। ठीक है। तो मेरे पास ये भी क्या है, डाउन हिल प्रोसेस है, डाउन हिल प्रोसेस है। और आपको पता है कि जो डाउन हिल प्रोसेस होता है या फिर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे एटीपी नॉट यूज्ड। ठीक है। यहाँ पे हम किसका यूज नहीं करेंगे, एटीपी का यूज नहीं करेंगे। विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ये प्रोसेस होगी। ठीक है। देखो आपके पास जो ऑस्मोसिस है, ठीक है, उसमें हम किसकी मूवमेंट देखते हैं, वाटर की मूवमेंट देखते हैं। ठीक है। तो देखो अगर मैं आपके पास सॉल्यूशन की बात करूं, तो सॉल्यूशन हमारे पास किससे बना होता है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट प्लस एक होता है मेरे पास सॉल्वेंट। ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेरे पास ऐसा बोलिए, जो वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट सॉल्यूशन में। ठीक है। तो पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास तीन टाइप का होता है, एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, एक होता है हाइपरटोनिक, ठीक है, और एक होता है आइसोटोनिक। ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास, जब मेरे पास जो सॉल्यूट है, ठीक है, एक सॉल्यूट की बात कर रहे हैं और एक किसकी बात करेंगे, हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हाइपोटोनिक की। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मेरे पास वो सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें क्या है, सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। हाइपरटोनिक मेरे पास वो सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें क्या है, जो सॉल्यूट है उल्टा वो ज्यादा है, ठीक है, बट जो सॉल्वेंट है वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है। और आइसोटोनिक में मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट इज इक्वल टू, आइसो मतलब सेम कंसंट्रेशन है, तो नेट मूवमेंट नहीं हो रही है आगे पीछे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। ठीक है। उसके बाद है मेरे पास, अब देखो सिंपल सा है, मान लो मैं एक सेल लेती हूँ,
मान लो ये मेरे पास XYZ कोई भी सेल है, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने क्या बोला, मेरे पास वाटर की जो कंसंट्रेशन है मान लो वो सेल में कम है, पर जो मेरा एक्सोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इसके हेल्प, यहाँ पे मैं ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट तो कैसे हो सकता है भाई, एक्वापोरिन्स की हेल्प ले सकती हूँ मैं ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, क्या किसकी हेल्प ले सकते हैं हम, एक्वापोरिन्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है मेरे पास, अब देखो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ेगी, पर मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जो वाटर की मूवमेंट हो रही है। पर यहाँ पे भी हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, प्रोटीन की हेल्प ले रहे हैं। क्यों हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो कैसा है, पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उसको हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रोटीन की, ठीक है। आपके पास एक्वापोरिन क्या है, दिस इज अ प्रोटीन पार्ट, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये हमारे पास, ठीक है। अब हम 3 सिचुएशंस देख लेते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में। ये मेरे पास एक सेल हो गई, ये मेरे पास दूसरी हो गई, एक मिनट मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। मैम जो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो एक्वापोरिन से ही हो रही है? हाँ, इसमें भी हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, एक्वापोरिन्स की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है ना उसके ऊपर चार्ज है, तो वो डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाएगा। तो ऑस्मोसिस किसका एग्जांपल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है आपके पास, वो सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल नहीं है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो मैंने बना दी 3 सेल, 2, ये होगी मेरे पास 3 सेल, ठीक है। अब एक में हम स्टडी करेंगे हाइपरटोनिक के बारे में, एक हाइपोटोनिक के बारे में। ये हो जाएगा मेरे पास हाइपोटोनिक, ठीक है। ये हो गया मेरे पास हाइपरटोनिक, ठीक है। अब देखो जब मेरे पास क्या है, ये बना दी मैंने सेल, इसके बीच में ये मान लो मेरे पास कोई है, कोई भी सेल है, चाहे एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, रेजिन डाल दिए, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास मैंने क्या ले लिया, ये सिंपल वाटर है, ठीक है। तो मैंने पानी लिया, पानी में रेजिन्स डाल दी, ठीक है। तो क्या होगा, हम देखते हैं कि आपके पास जो रेजिन है वो सुबह तक फूल जाती है, इनका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, कम है, ठीक है। और अगर मैं सेल में बात करूं तो सेल के अंदर जो सेल है मेरी, इसके अंदर मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट कम है, S फॉर सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट कम है। तो हमने क्या बोला, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, मूवमेंट होगी वाटर की, ठीक है। कैसे, कहाँ से होगी, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पानी क्या कर जाएगा मेरे पास, यहाँ से यहाँ को मूव कर जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, दाखें अगर डालते हैं रात को तो सुबह तक वो फूल जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, एंडोस्मोसिस हो रही है, ठीक है। जो पानी है वो कहाँ से, एनवायरमेंट से या साइटोप्लाज्म से कहाँ जा रहा है, या फिर जो आपने पेट्री डिश ली है, ठीक है, पेट्री डिश में आपने क्या डाल दिया, सिंपल आपने पानी डाल दिया और उसमें रेजिन्स रख दिए, या फिर सिंपल आपने घर में गिलास है, कोई भी कटोरी है, उसमें क्या किया, सिंपल पानी डाल दिया, अंदर आपने दाखें डाल दी, तो क्या होता है, हम सुबह देखते हैं कि वो फूल चुकी होती हैं। क्यों फूल चुकी होती हैं, क्योंकि आपके पास जो सराउंडिंग है वहां पे क्या है, वाटर, सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, और सेल में क्या है, सॉल्वेंट कम है। तो मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगी हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसीलिए एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि जो मेरे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होती है, तो मुझे क्या पता लगा, मेरे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो पानी है वो मूव करता है सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होती है, एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड ऑस्मोसिस,
मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पानी जा रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, इसको हमने क्या बोल दिया, एंड ऑस्मोसिस बोल दिया। और एंड ऑस्मोसिस के रिजल्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, इसके एज अ रिजल्ट मेरे पास सेल क्या कर जाएगी, सेल फूल जाएगी, ठीक है, सेल स्वेल, ठीक है, क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, सेल स्वेल्स अप, ठीक है। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड किसको बोलते हैं हम, फूलने को बोलते हैं, ठीक है। तो सम टाइम बाद मैंने नोटिस किया कि आपके पास सेल क्या हो गई, फूल गई। तो मेरे पास जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें हमारी सेल क्या करती है, स्वेल कर जाती है। वहीं पे मैं क्या कर दूं, ये जो मेरे पास फुली हुई जो रेजिन है उसको मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दूं, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन कर दूं कि जहां पे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, हाइपरटोनिक में, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब मैंने इस सेल को, जो मेरे पास फुली हुई सेल है मान लो, इसी पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, इसी जो मेरे पास क्या हुआ, हाइपोटोनिक में सेल क्या कर गई, फूल गई, ये फूल गई सेल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फुली हुई सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। तो क्या होगा मेरे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अब जो सेल है, सेल के अंदर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, पर ये मेरे पास बाहर सराउंडिंग में कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो कम है बाहर, मतलब बाहर क्या है, सॉल्वेंट कम है, सेल के अंदर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगी, वाटर की, अंदर से बाहर, है ना। इसको हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस, इसको हम बोलेंगे एक्स, मतलब बाहर को निकल रहा है, एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है। एज अ रिजल्ट मेरी सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, मेरी सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। या फिर मेरी सेल कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, ठीक है, श्रिंक करना मतलब, ठीक है। तो मेरे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होती है, सेल श्रिंक कर जाती है। क्यों करती है, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ठीक है। और हम किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस में हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर की मूवमेंट की बात। तो आपके पास क्या होगा, जो वाटर होगा वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि पैसिव है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो वाटर है वो सेल से बाहर को मूव कर जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, एक्सऑस्मोसिस बोल देंगे, ठीक है। और आइसोटोनिक में मैंने क्या बोला कि मेरे पास जितना सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, ठीक है, उतना ही मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। सेम केस मेरे पास यहाँ पे है कि अब देखो, अब यहाँ पे भी क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर ही हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कुछ मूवमेंट इधर को होगी वाटर की, कुछ मूवमेंट इधर को होगी, पर नेट मूवमेंट कोई नहीं होगी, ठीक है, नेट मूवमेंट 0 होगी, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्या होगा, आइसोटोनिक में मेरे पास इक्वल पे रहेंगे, नो नेट मूवमेंट, 0 नेट मूवमेंट होगी। पर हाइपरटोनिक के केस में मेरे पास क्या हो जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगी, पानी बाहर निकाल देगी अपना। हाइपोटोनिक में सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा या हम पढ़ते भी हैं कि आपके पास क्या होता है, जो फिशेस होती हैं, ठीक है, जो आपके पास मैराइन फिशेस होती हैं वो फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं करती हैं, ठीक है, और फ्रेश वाटर वाली मैराइन में सरवाइव नहीं करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कुछ होती हैं तो दोनों में सरवाइव कर जाती हैं। तो क्योंकि उनमें वो होती है एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया होता है, ठीक है। तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, हमारा ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। मेराइन वाटर कौन सा होता है आपके पास, मेराइन वाटर होता है हमारे पास हाइपरटोनिक, ठीक है, और जो सिंपल फ्रेश वाटर होता है आपके रिवर्स का, वो होता है हमारे पास हाइपोटोनिक, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस होती है, क्लियर है, यस मैम, ठीक है।
और सेल देखो, अगर आप ज्यादा टाइम सेल को रखोगे तो क्या हो सकती है, ब्रस्ट भी हो सकती है ना, फट सकती है सेल, ठीक है, टर्जिड हो गई, स्वेलअप हो गई तो ब्रस्ट भी हो सकती है। इतना क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसमें हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, एक्वापोरिन्स की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर अनचार्ज है, मतलब पार्शियली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वहां पे डायरेक्ट आपके पास क्या होगा, अगर मैं बोलूं तो डायरेक्ट मेरे पास पानी डिफ्यूज नहीं करेगा आपके पास, आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, फैसिलिटेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, फैसिलिटेटर डिफ्यूजन बोल देते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास एक और छोटा सा टॉपिक हमारे पास, सैचुरेशन काइनेटिक्स की, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास है सैचुरेशन काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखो सैचुरेशन काइनेटिक्स, सैचुरेशन क्या होता है हमारे पास, सैचुरेशन से सिंपल सा मतलब है कि मान लो मेरे पास क्या है, एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसमें मान लो पहले आधा चम्मच ऐड किया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये डिसॉल्व हो गया, फिर मैंने 1 चम्मच ऐड किया, फिर डिसॉल्व हो गया, फिर मैंने 2 चम्मच ऐड किए, तो फिर ये डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, ये जो इसका पॉइंट आएगा जहां पे फर्दर मेरे पास और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता है, सॉल्वेंट फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, उस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगी, सैचुरेशन पॉइंट बोल दूंगी। क्लियर है? ठीक है, जहां पे मेरे पास सॉल्वेंट में फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। द पॉइंट at which solvent do not dissolve, it does not dissolve further solute molecules at the given temperature, ठीक है, is called, उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोल दूंगी सैचुरेशन, ठीक है। अब सिंपल टर्म्स में मैं क्या बोल सकती हूँ सैचुरेशन को, अगर मैंने कॉमन लैंग्वेज में बोलना हो, कॉमन भाषा में बोलना हो, 2 शब्दों में बोलना हो, ठीक है, तो मैंने सैचुरेशन को क्या बोल दूंगी, सैचुरेशन को बोल दूंगी मैं मैक्सिमम लेवल। भाई जितना कर सकता था, जितनी कैपेसिटी थी उतना क्या कर दिया उसने, उस टेम्परेचर पे वो काम कर दिया, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो सैचुरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम लेवल, ठीक है। अब देखो आपके पास जो मेरे पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्टर्स बोल देते हैं, जिनमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टर या फैसिलिटेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उनकी क्या होती है, उनकी अपनी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब इनका क्या होता है, अपनी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके ज्यादा वो क्या कर सकती हैं, फर्दर किसी चीज को कैरी नहीं कर सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन काइनेटिक्स बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए मान लो मैं क्या करती हूँ, 2-3 चैम्बर ले लेती हूँ, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, 3 चैम्बर ले लिए, ठीक है। एक ये हो गया, 2, 3, ठीक है। ये मैंने मान लो 3 चैम्बर ले लिए, ठीक है। अब मैंने इनको सेपरेट कर दिया बीच में से मेम्ब्रेन से,
एक मिनट, ऐसे बना देती हूँ मैं। मान लो ये मैंने क्या किया, कोई सेल ले ली, ठीक है, या फिर कोई चैम्बर ले लिया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जिसकी सेपरेशन किसके थ्रू हो रही है, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन है कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है कैरियर प्रोटीन्स हैं। ये मान लो ये मेरे पास कैरियर प्रोटीन है, ये मेरे पास कैरियर प्रोटीन है, और ये मेरे पास कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं हम, ठीक है। ये भी मेरे पास सिंपल है, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है और उसके पास भी क्या है, कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। साइज इक्वल ही है, पर मेरे पास यहाँ पे आगे पीछे है, ठीक है, तो साइज का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कैरियर प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, ठीक है। अब देखो मेरे पास, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो क्या है, डेल्टा C इज इक्वल टू 4 मोल, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास कितना है, डेल्टा C इज इक्वल टू 6 मोल है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास कितना है, डेल्टा C इज इक्वल टू 9 मोल है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, मान लो अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास जो एक कैरियर है, ठीक है, एक जो मेरे पास कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, उसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, वो एक टाइम पे क्या कर सकती है, 2 मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है, ये क्या कर सकती है, एक टाइम पे 2 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ठीक है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट एट अ टाइम, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम एक प्रोटीन की या फिर एक कैरियर प्रोटीन की कितनी कैपेसिटी है कि एक टाइम पे 2 मॉलिक्यूल कैरी कर सकती है, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या है, 4 मोलर का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट करवा रही है, ठीक है, ये करवा दिया, यहाँ पे मान लो 2 करवा दी, ठीक है। तो अब देखो इसके पास है कैरिंग कैपेसिटी, अब इसमें क्या हो सकती है, ये फर्दर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवा सकती है पहले वाली। ए वाली की बात करूं तो देखो ए वाली कितने करवा सकती है, मैक्सिमम करवा सकती है ये 2, तो इसने कितने करवा दिए, 2 करवा दिए। ये भी मैक्सिमम 2 करवा सकते हैं, पर इसने 1 करवाया। ये भी मैक्सिमम 2 ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, पर इसने भी कितना करा, अभी 1 ही करा। तो इनके पास और कैपेसिटी है ना कैरी करने की, ये और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब मान लो बी वाला मेरे पास जो केस है, ठीक है, उसमें क्या है, एक मिनट, ठीक है, इसने क्या किया, एक को ट्रांसपोर्ट करवा दिया एक कैरियर प्रोटीन, ठीक है, दूसरे को भी करवा दिया, ठीक है, और तीसरे में 1 करवा दिया, ठीक है। तो इसके पास भी क्या है, इसकी भी एक, देखो इसके पास भी कैपेसिटी है कि फर्दर क्या कर सकती है, कुछ मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवा सकती है, ठीक है। और जो मेरे पास ये है, मान लो इसने क्या किया, अब एक कैरियर प्रोटीन 2 करवा सकती है, तो सबने क्या करवा दिए, 2 करवा दिए, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकती है, फर्दर ये ट्रांसपोर्ट करवा सकती है, नहीं करवा सकती, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे इसका क्या आ गया, यहाँ पे इसका आ गया सैचुरेशन, ठीक है। मतलब इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 ही, एक प्रोटीन की 2 मॉलिक्यूल लेके जाने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसके पास 3 कैरियर प्रोटीन है, तो तीनों ने 2 लेके चली गई, इससे ज्यादा वो नहीं ले जा सकती, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे आप। क्या क्या खाया तूने, खाया वो पकौड़े, खाओ तो जल्दी से खत्म, फिनिश करके आओ, मैं तो मैं बात तो बनाऊंगा जी।
कहाँ से ले आई तू? रख दे इसको टिक्कू बंद। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इसका सैचुरेशन आ जाएगा। तो सैचुरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कितना वो मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, इसको मैं शॉर्ट में बोल सकती हूँ मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज नोन एज अ सैचुरेशन, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, सैचुरेशन आ गया, ठीक है। पार्सल आए रहा होना ना, पेड है। सुना तीसरा ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, इसको अगर हम अपने ग्राफ से देखें तो ग्राफ हमें क्या बताएगा। अब ग्राफ से हम दो चीजें देख सकते हैं, एक तो हम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, अपना रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लिया, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे मैं बात करती हूँ आपके पास किसकी, डेल्टा सी की, ठीक है। डेल्टा सी मतलब ग्रेडियंट कितना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ, ये मेरे पास आ गया वी मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम। अब देखो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे पास रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट उसके बाद क्या आ जाएगी, इसमें एक सैचुरेशन आ जाएगी, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं कितने भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लूं, मेरे पास क्या होगा, फर्दर मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी। समझ आई बात है, ठीक है। कि आपके पास जैसे मैंने क्या किया, जैसे जैसे मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे पास क्या होता गया, स्टार्टिंग में रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बट आफ्टर सम टाइम इसमें क्या आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी, ठीक है। उसको हम बोल देंगे वी मैक्स, मतलब उसकी क्या थी, वो मेरे पास उसकी क्या थी, मैक्सिमम वेलोसिटी थी, क्या वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वी मैक्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो अब सैचुरेशन मेरे पास क्या बता रहा है, सैचुरेशन यहाँ पे मेरे पास ये बता रहा है कि देयर इज अ नो फर्दर, इससे ज्यादा क्या नहीं हो सकता है, नो फर्दर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इससे ज्यादा मेरे पास रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में इंक्रीज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज
ऑल ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ऑल ट्रांसपोर्टर बोल सकते हो, कैरियर बोल सकते हो, या फिर फैसिलिटेटर बोल सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फैसिलिटेटर, ठीक है, फैसिलिटेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑल द फैसिलिटेटर आर फुल्ली ऑक्युपाइड, ठीक है। मेरे पास जितने भी फैसिलिटेटर थे, जितने भी कैरियर थे, वो क्या हो गए, फुल्ली ऑक्युपाइड हो गए। तो फर्दर मेरे पास क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज नहीं होगा। तो हमने याद रखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जब भी मैं बात करूंगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे मेरे पास सैचुरेशन आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास जो ग्राफ है वो कभी भी लीनियर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके बाद मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस कितना भी बढ़ा दूं, मेरे पास जो रेट है वो नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास ट्रांसपोर्टर होता है या फैसिलिटेटर होता है या कैरियर होता है, उसकी एक क्या होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी तक क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। जब वो फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाएगा तो उससे फर्दर वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दो ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। देखो हमने बात करी ही, दो ग्राफ की बात करी हमने, एक तो हमने सिंपल डिफ्यूजन की बात करी थी, देखो यहाँ पे मान लो ये मेरे पास है 0 बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया डेल्टा सी, डेल्टा सी है मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मेरे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया आपके पास, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे दो ग्राफ बनाऊं, ठीक है, एक मैं बनाती हूँ सिंपल डिफ्यूजन का। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या बोल रहा है मेरे पास, सिंपल डिफ्यूजन ये मेरे पास बोल रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हुआ, ये मान लो मेरे पास एक सेल है, मान लो ये मेरे पास कोई एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो मोलैरिटी थी, ठीक है, वो कितनी है, 4 मोल है, और यहाँ पे कितनी है, मान लो 8 मोल है, ठीक है। तो नेट ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नेट ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, आपके पास जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ज्यादा से कम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों के बीच में जो डेल्टा सी है वो कितना है, 4 मोल का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो नेट मूवमेंट कहाँ पे आएगी मेरे पास, अगर मैं इनको नाम दे दूं, एक हो गया चैम्बर ए और एक हो गया बी, ठीक है। तो बी से कहाँ आएगा, जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से होगी, बी से ए की तरफ होगी, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में अगर मैं आपको बात करूं तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे जैसे मैं किसको बढ़ाती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बढ़ाती जाऊंगी, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मुझे कभी भी सैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसकी सिंपल डिफ्यूजन में हम कोई प्रोटीन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं तो प्रोटीन की कोई कैरिंग कैपेसिटी तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कब तक ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, सिंपल डिफ्यूजन में तब तक ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे मूवमेंट कहाँ पे होती है, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब ये मूवमेंट कब तक होती रहेगी, जब दोनों का लेवल क्या आ जाए, इक्वल ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तब तक क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। समझ आई बात है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई सैचुरेशन नहीं आएगी, नो सैचुरेशन, ठीक है। पर वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, वहीं पे मैं बात कर लेती हूँ आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, अब जैसे जैसे मेरे पास क्या बढ़ रहा है, ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है। पर मेरी जो प्रोटीन्स होंगे, ट्रांसपोर्टर होंगे, उनकी एक कैपेसिटी होगी, वो वहीं तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगी, उनमें आ जाएगी सैचुरेशन,
ठीक है। फर्दर वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते चाहे कितना भी ग्रेडियंट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास, एक मिनट, ये जो मेरे पास ये वाला कर्व है, ठीक है, जिसमें क्या आ रही है, सैचुरेशन आ रही है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या आ जाती है, सैचुरेशन आ जाती है। और जो आपके पास सिंपल डिफ्यूजन है उसमें कभी भी सैचुरेशन नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प नहीं लेते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होते हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कैरियर होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, जिनकी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो वो उतनी ही ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जितना भी मैं सबस्ट्रेट बढ़ा दूं, कितना भी मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज कर दूं, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, फर्दर मेरे क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आ जाएगी, नो फर्दर इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर मैं उसके ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ा सकती, जैसे हमने इस केस में देखा कि अब मेरे पास इतना भी सॉल्यूट होगा, ठीक है, पर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। 1 2 ले जा सकते हैं, तो टोटल 2 4 6, मान लो 6 मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक टाइम पे, ठीक है, तो 6 ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहे 8 मॉलिक्यूल रख दूं, चाहे मैं यहाँ पे रख दूं 10 मॉलिक्यूल। मान लो मेरे पास A चैम्बर है और ये है B चैम्बर, तो A चैम्बर में चाहे 10 मॉलिक्यूल हैं चाहे 20 मॉलिक्यूल हैं, एक टाइम पे कितने ट्रांसपोर्ट होंगे, 6 ही होंगे, इससे ज्यादा फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, अगर यहाँ पे 10 हैं और दूसरी साइड पे कितने हैं, मान लो 2 हैं या 4 हैं, तो क्या होगा, जब तक यहाँ पे भी 4 ना हो जाए और यहाँ पे भी 4 ना हो जाए, तब तक क्या होता रहेगा, डिफ्यूजन होता रहेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, अब मेरे को आंसर बताओगे। ये क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पैन द प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रही हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पैन्स द प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास CO2 एंड डाई इथाइल यूरिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास वाटर एंड ग्लूकोज, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास लाइसिन एंड इथेनॉल, ठीक है। और मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है यूरिया एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो आपने बताना है इनमें से कौन है जो मेरी मेम्ब्रेन को क्या कर जाएगा, स्पैन। मैम कार्बन डाइऑक्साइड और डाईइथाइल यूरिया, ठीक है, सिंपल सा है मेरे पास। ये हमारे देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, चार्जेस के बेसिस पे आया ये, ठीक है। क्यों, अब रीजन हमें पता है क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मेरे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसी होती है, लिपोफिलिक, ये लिपोफिलिक बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, नॉन पोलर बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो गैसेस होती हैं जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये क्या होती है, इजीली परमिएबल होती हैं, तो मेरे मेम्ब्रेन को क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। ये क्या होता है, पार्शियल होता है, पर क्या कर जाएगा, फिर भी इसमें परमिएबिलिटी होती है, ज्यादा नहीं होती है, पर कंपैरेटिवली क्या होती है, परमिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। एक मिनट, हेलो, 174, एक मिनट रुका।
174074। ठीक है ना? 174074। वन 174074। ठीक है जी। ठीक है, यस ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये भी मेरे पास परमिएबल है, ये भी परमिएबल है। ठीक है, अगर मैं अदर ऑप्शंस को देखूं तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होता है वो इम्परमिएबल है। ठीक है, मतलब पार्शियली थोड़ा थोड़ा हो सकता है बट ऐसे इम्परमिएबल है। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक्वापोरिन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें प्रोटीन्स की, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो और ग्लूकोज भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का नहीं हो सकता है। लाइसिन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। इथेनॉल भी, अब इथेनॉल में परमिएबिलिटी है, वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पर लाइसिन ट्रांसपोर्टर नहीं हो सकते। यहाँ पे ये भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और यूरिया एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये भी आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि पोलर हैं सारे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किसके ऊपर आ रहा है, चार्ज के ऊपर क्वेश्चन बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है। वैसे ही आप बस एक और क्वेश्चन मैं आप बता दूंगी, ये तो इजी है, ये भी सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का हमें क्या करना है, ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ऑर्डर क्या है हमारे पास, हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है हमें, डिसेंडिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, वो है टोलिन। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास ग्लैक्टोज। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आता है क्लोराइड आयन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो बी ऑप्शन है वो कैसी है, वो है क्लोराइड आयन पहले है, फिर उसके बाद है मेरे पास फिनाइल एलानिन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ग्लैक्टोज है, और फिर उसके बाद क्या है, टोलिन। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन क्या बोल रही है मेरे पास, पहले मेरे पास आ गया ग्लैक्टोज, फिर आया मेरे पास फिनाइल एलानिन, फिर आया मेरे पास क्लोराइड आयन, और फिर मेरे पास आया टोलिन। और डी ऑप्शन है मेरे पास जो क्या बोल रही है, सबसे पहले आया मेरे पास टोलिन, उसके बाद मेरे पास आया फिनाइल एलानिन, उसके बाद आया ग्लैक्टोज, और उसके बाद आया क्लोराइड आयन। तो कौन सा होगा, टोलिन का मैं आपको बता देती हूँ। टोलिन आपके पास कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। फिनाइल एलानिन के बारे में पढ़ा हमने, ये भी कैसा होता है, ये भी लेस पोलर होता है मैम। यस मैम। ठीक है, जो हमारे पास फिनाइल एलानिन होता है वो भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो और जो ग्लैक्टोज होता है उस पे क्या होता है, चार्ज होता है। ये भी मेरे पास पोलर होता है और ये भी मेरे पास पोलर होता है। तो डिफ्यूजन का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, और हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये डी ऑप्शन नहीं मैम, ये ऑप्शन पास क्या रह जाएगी, सही हो जाएगी। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑर्डर, जो बेसिकली हमें क्या बता रहा है, ऑर्डर ही बता रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको नेक्स्ट बता दूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा है, ठीक है, कि जो मेरे पास सबसे ज्यादा डिफ्यूजन शो करती हैं नेचर में, जो
सबसे ज्यादा डिफ्यूजन शो करती हैं वो है गैसेस, जो मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लास लगी अभी। उसके बाद आते हैं मेरे पास कैसे मॉलिक्यूल, आयन, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आएंगे लार्ज साइज कंप्लीट चार्ज, ठीक है। साइज भी ज्यादा है, लार्ज साइज है, और कैसा है, कंप्लीट चार्ज है, ठीक है। तो ये रहता है इनका ऑर्डर, ठीक है, डिफ्यूजिबिलिटी का जो ऑर्डर रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अगर नेचर अगर सेम होगा, ठीक है, मान लो मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों का नेचर क्या है, एक जैसा है, तो वहां पे मैं किसको कंसीडर करूंगी, वहां पे मैं कंसीडर करूंगी साइज को, ठीक है। मान लो मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दो चार्ज आयन है, ठीक है, सीक्वेंस है जिसमें क्या है, चार्ज आयन है, एक मेरे पास क्लोराइड है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है, मान लो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, ग्लूकोज मान लो या फ्रक्टोज मान लो, ठीक है। अब कैसा है, ये भी इम्परमिएबल है, ये भी इम्परमिएबल है, तो मैं किसको कंसीडर करूंगी, साइज को कंसीडर करूंगी, फिर किसकी लॉन्ग चेन है, किसका साइज बड़ा है, उसको कंसीडर किया जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, एक मिनट लिख दूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेकंड मैंने पॉइंट बोला, इफ नेचर क्या रहेगा, अगर मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, नेचर इज सेम, मॉलिक्यूल का नेचर सेम है, तो उस केस में क्या मैटर करेगा, हमारे पास साइज मैटर करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, तो आपके पास जो ज्यादा परमिएबल होगी वो हो जाएगी मेरे पास N2, ठीक है, ऐसे क्लियर है आपको, ठीक है। तो हमने किसकी बात कर ली, हमने आपके पास कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, हमने किसके बारे में, आपके पास पैसिव डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। कल हम स्टडी करेंगे एक्टिव डिफ्यूजन के बारे में, जिसमें हम हाँ मैंने आपको बता दिया था, एक्टिव डिफ्यूजन भी आपके पास क्या होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ, कल मैं सीधा P टाइप से बात करती हूँ, ठीक है। जो मेरे पास मैंने क्या बोला है, जो एक्टिव डिफ्यूजन है, एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है आपके पास, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेरे पास क्या होता है, मैं क्या करूंगी, सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, यूज करेंगे हम एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का यूज किसकी फॉर्म में करते हैं हम, ATP की फॉर्म में यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा, ये होगी अपहील प्रोसेस, ठीक है। अपहील प्रोसेस का मतलब क्या होगा, मान लो ये मेरे पास क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे किसी चीज की लो कंसंट्रेशन है और बाहर की साइड पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास जहां से लो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, लो से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपहील प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कहाँ पे होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन डिफरेंस, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो ये क्या कर रहा है, जहां पे मेरे पास मॉलिक्यूल लो है उसको और लो कर रहा है, और जहां पे किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है ये उसको और ज्यादा कर दे रहा है, क्लियर है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अपहील प्रोसेस या अपहील ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे ज्यादा है कंसंट्रेशन उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और जहाँ पे कम है उसको और ज्यादा कम कर रहे हैं, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर कोई काम हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ATP का यूज करेंगे। अब देखो जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो भी मेरे पास 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है मेरे पास डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें मैं डायरेक्ट ATP का यूज करूंगी, ठीक है, जिसमें आ जाएंगे मेरे पास P टाइप, ठीक है। डायरेक्ट वाले में मेरे पास क्या आ जाएगा, P टाइप, V टाइप, F टाइप और ABC टाइप, ठीक है। इनके बारे में कल हम स्टडी करेंगे। और सेकेंडरी में क्या होता है, हम यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ATP यूज करेंगे, हम डायरेक्ट एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट वे में करेंगे, ठीक है। इसको हम कल स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो आई होप जितना हमने किया पैसिव वाला आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।